वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर से पार्ट 6। इससे पहले मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर से 5 पार्ट दे चुका हूं। जिस भी भाई ने वो 5 पार्ट नहीं देखे जाओ, प्लेलिस्ट बन के रेडी है, उन पार्ट्स को देखो, फिर इस पार्ट को देखो। मैंने जिस सीक्वेंस में कराए हैं उस सीक्वेंस में देखो। मैंने आपको पर चैप्टर 25 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। जो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट था उससे 50 क्वेश्चन। एंड हीट एंड टेम्परेचर आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इससे 7-8 लेक्चर आएंगे, ठीक है। 1-2 लेक्चर और लाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, 134 फ़ारेनहाइट ताप को केल्विन पैमाने पर बदलने पर क्या आएगा इसमें से। देखिए मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। C/100 इक्वल टू F-32/180 एंड R/80 एंड K-273/100, ठीक है। अब देखिए मैं सबकी वैल्यू बता देता हूँ। ये क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, के केल्विन होता है, एफ फ़ारेनहाइट होता है एंड आर र्यूमर नियतांक होता है। अब देखिए आपको किस किस के बीच रिलेशन दे रखा है। देखिए फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करवा रहा है, तो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला दो F-32/180, ठीक है। अब किस में चेंज करवा रहा है, केल्विन में। अब केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, K-273/100, ठीक है। 0 से इसके कैंसिल कर दो एंड इससे कैंसिल करो तो ये 9 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो मैं आपको बता देता हूँ 134 में से इसे माइनस करना और इससे निकालना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्क्रीन पर आई होप आपको समझ रहे होंगे, विजिबल नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ एंड आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से बताने से पहले बता दूं मैं आपको कि मैंने आपके लिए नोट रखा है। इसमें परम शून्य ताप को किसे कहते हैं, तो इसमें इन सब को परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। पढ़ लेना आप। 459.5 फ़ारेनहाइट, 273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, इन सभी को परम शून्य ताप कहते हैं। इससे इसमें चेंज करोगे या इससे इसमें चेंज करोगे, सब इक्वल ही आएंगे, तो आपको देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। अणुओं की संख्या से, ऊर्जा से, या मोलों की संख्या से, या तापमान से। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कराया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, DQ = DU + DW, ठीक है। ध्यान रखना इसका ये फॉर्मूला होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो किसके संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, सूर्य या अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, या तापमान द्वारा। आपको बताना है जो सूर्य से लाइट आती है उसकी हीट होती है, और जो अंगीठी आप आग जलाते हो उसे अंगीठी बोलते हैं। तो उससे आपके पास एनर्जी वो हीट होती है, कैसे पहुंचती है, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, या तापमान द्वारा। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकिरण द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। और वैसे याद रख सकते हैं आप कि ऊपर से नीचे तक आपके पास किरण ही तो आती है, तो विकिरण, किरण से किरण, ठीक है। संवहन नहीं होगा, चालन नहीं होगा, और तापमान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, हीटर से पूरा कमरा निम्न के किस सिद्धांत के किस विधि से गर्म हो जाता है, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, या ये सभी। तो देखिए विकिरण कोई किरण तो आ नहीं रही है, ऑप्शन नंबर संवहन, ऑप्शन नंबर संवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवहन के कारण होता है, ठीक है। ऐसा जो हीटर से पूरा कमरा ठंडा हो जाता है वो किस विधि के कारण होता है, संवहन के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, मोमबत्ती की लौ से बंगलों की अपेक्षा समान दूरी की ऊंचाई पर अधिक ऊष्मा होती है, संवहन, चालन, विकिरण, या तीनों विधियों से। तो ये सिर्फ संवहन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, संवहन के कारण होता है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, सर्दी के दिनों में कमरे में रखा धातु का बर्तन लकड़ी के अपेक्षा अधिक ठंडा होता है। इस किसके कारण होता है, चालन, संवहन, या विकिरण, या एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑल, नन ऑफ दीज, या ऑल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए मैंने आपको अभी चालन वाला भी बता दिया, सॉरी संवहन वाला और विकिरण द्वारा।
आप बोलोगे सर आपने चालन वाला नहीं बताया, तो ये आपका इसमें चालन आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण होता है ऐसा, तो चालन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो तीनों से हो गए, चालन से भी हो गया, संवहन से भी हो गया और विकर्ण से भी हो गया। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, आकाशीय पिंडों का ताप निम्न में से किस नियम से नापा जाता है, वीन के विस्थापन नियम से, स्टीफन का नियम, या प्रीवोस्ट का नियम, या न्यूटन का शीतलन नियम। तो आकाशीय पिंडों का ताप हम वीन के विस्थापन नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वीन का विस्थापन नियम होता है वो क्या होता है, एक मिनट, लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू स्थिरांक। ठीक है, लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू स्थिरांक, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है किसका, वीन के विस्थापन नियम का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें जो सूख जाते हैं वो प्राप्त होता है, क्योंकि पंखा हमें ठंडी हवा प्रदान करता है, यह हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है, यह संवहन धारा उत्पन्न करता है, यह हवा उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर की ऊष्मा को अवशोषित या दूर कर लेती है। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस को, वो किसके कारण होता है, वाष्पन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है, हमारे चारों ओर की हवा जो हवा की गति लाकर शरीर के पसीने को वाष्पन में वृद्धि कर देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। ठीक है, ये सब आर्द्र है, ये शुष्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। तो हमें जो है क्या, हमें अधिकतम पसीना तब आता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब अधिकतम तापमान हो और वह आर्द्र हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप पर निर्भर नहीं होती, में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है, में वृद्धि के साथ कम हो जाती है, में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। ध्यान रखना, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है, वायु में ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, ठंडे क्षेत्रों में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, या जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है, या ठंडे क्षेत्रों में मिट्टी द्वारा बहुत अधिक जल अवशोषित कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन से ही करना था। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ देते तो भी सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, ये कॉनिक नहीं है, ये मैकेनिक है। ठीक है, ये एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लग प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। अच्छी तरह इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब स्टील की प्लेट को सूखी बर्फ से ठंडा किया जाए, या पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। बिल्कुल सही बात है, पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लेट कैसी कर गई हो, गर्म की गई हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोचते होंगे कि ज़्यादातर जो वायर होते हैं, जो बोर्ड होते हैं लाइट के, उनमें पीतल के प्लग का यूज़ क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मैंने जब 12th की थी 3-4 साल पहले, तब एक एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था कि प्लग पीतल के क्यों होते हैं। तो इसका राइट आंसर था कि क्योंकि पीतल का प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक है, तो मैंने उनको बताया भी था, तो उन्होंने मुझे और अच्छे से समझाया था। तो प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने बताया था पीतल का प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, न्यूटन का शीतलन नियम किसके निम्न में से किसकी विशेषता बताता है, स्टीफन के नियम की, बोल्ट्जमैन के नियम की, या बीन का नियम, या प्लांक का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम स्टीफन के नियम की विशेषता बताता है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि न्यूटन का शीतलन नियम होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है डी क्यू
अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ठीक है। और बता दूं माइनस के डी क्यू अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो, ठीक है। ये इसके फॉर्मूलेज होते हैं, आपको याद रखने हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, रेफ्रिजरेटर का प्रशीतक फ्रीजर इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। जो आपका फ्रीजर होता है ना, जो बर्फ़ को जल्दी जो जमा देता है या जो पानी को रखते हो आप उसे जल्दी ठंडा कर देता है, उसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है ऑप्शन नंबर, बड़े बड़े ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर सी, जिससे जिससे यह संबंध धारा के समुचित प्रभाव से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, ठीक है। पहले ऑप्शन ने बोला था, इसका यही राइट आंसर होगा, जिससे वह फ्रीजर में नीचे लगे तब संपीड़न से दूर रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई दूर या पास का कोई नियम, इसमें कोई लॉजिक लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा सुविधाजनक नहीं है भैया, ये सुविधाजनक वगैरह ये ऑप्शन फालतू के होते हैं, ठीक है। ऐसा करने में कोई विशेषक प्रयोजन नहीं है भाई। देखो इन सब ऐसे आप क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि ये फालतू के ऑप्शन है, कोई मतलब ही नहीं निकलता इन ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होती है? चालन, संवहन, विकिरण या ऊष्मा का निर्वात में माध्यम से ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि चालन होगा या संवहन होगा या विकिरण होगा या ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बता दूं मैं आपको कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? विकिरण, ठीक है। ध्यान रखना इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि, ऑप्शन देख लीजिए, गिलास का बाहरी तल आर्द्रता ही प्रभाव दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है वायु की नमी गिलास के ठंडे जल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी गिलास की दीवार के छोटे रंध्रों में बूंदें बनकर जल बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु की नमी। एक मिनट, ये कुछ काम नहीं कर रहा आज, क्या चक्कर है आज? देखिए वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, नेक्स्ट को। देखिए एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु या हिमांक बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, क्वथनांक बिंदु होगा या गलनांक बिंदु होगा, हिमांक बिंदु होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक बिंदु, ठीक है। ठोस की शुद्धता गलनांक के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसकी लकड़ी से अधिक गर्म होगा क्योंकि लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, लोहा लकड़ी से काला होता है, लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है, या लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो यही बात सही है, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर, ताप युग्म या वोल्टामीटर या प्रकाश विद्युत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप युग्म, ठीक है। ताप युग्म ऐसे लिखते हैं, ताप युग्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है न्यूनतम, शून्य, औसत या अधिकतम। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है वो मिनिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना मिनिमम कैसी होती है, मिनिमम होती है, ओके।
ना कि मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? चालन के लिए, संवहन के लिए, विकर्ण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर सी विकर्ण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के लिए, सी के लिए विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है, विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, भरण प्रणाली फील्डिंग सिस्टम तापमापी नहीं, पारद वाली गिलास तापमापी नहीं, या ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, एक ऊष्मागत की प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड पहुंचते हैं समान ऊष्मा ऊर्जा तक, समान एंट्रोपी तक, या समान तापमान तक, या समान आणविक ऊर्जा तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान तापमान तक पहुंचते हैं। ठीक है, जब दो पिंड समान तापमान पर पहुंचते हैं। देखिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 ने बोल रखा है, एक ऊष्मागत की प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है समदाब, सममितीय, या रुद्धोष्म, या समदेशक। तो ये कहलाती है आपकी सममितीय। कौन सी? सममितीय। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऊष्मागत की प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसके आयतन स्थायी रहता है वह सममितीय प्रक्रिया होती है। ओके, ये देखिए आपके सिलेबस वाला पेज है। मैंने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बन के रेडी है। जिन भी भाई ने सिलेबस नहीं देखा है जाओ देखो। हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, ऊष्मा और ताप पर हीट एंड टेम्परेचर के कई लेक्चर आने हैं, इसमें से बाकी यहाँ तक चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। रिवाइज के लिए ठीक चल रहा है ना, देखो प्लेलिस्ट बन के रेडी है आपकी, जाओ देखो। ये बाकी चैप्टर और रह गए हैं, एक दो मैं उन्हें भी करा देता हूँ, धीरे धीरे करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, एन टेक स्टडी। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एन टेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाना। सर्च करना एन टेक स्टडी ग्रुप है भाई। देखो टेलीग्राम चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो का नोटिफिकेशन, जो पीडीएफ होती है, क्लास नोट्स होते हैं, बाकी सब आपको स्टडी मटेरियल सब मिल जाता है। ठीक है, ये सर की फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वारी जो पूछ सकते हो, सर मना नहीं करते कभी भी। और ये प्लेलिस्ट बन के रेडी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस